तो आज हम लोगों का जो नया टॉपिक है वो अर्थमेटिक का सेकंड पार्ट है। ठीक है। अर्थमेटिक का जैसा कि फर्स्ट पार्ट आपको पता है कि परसेंटेज हमारा लास्ट 2 लेक्चर में फिनिश हो चुका है। जिन लोगों ने परसेंटेज के क्लास मिस किए हैं वो वीडियो को देख लें। कारण ये है कि पूरा का पूरा आपका पीएलडी, जिसको हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट कहेंगे, वो इसी के ऊपर बेस्ड होगा। जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पढ़े थे सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पीएलडी में यूज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अगर परसेंटेज के थोड़े से भी मिस हैं तो वीडियो को जाकर एक बार देख लीजिएगा। दोनों वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा, 2 पार्ट में हुआ था। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको 2 वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, परसेंटेज के। तो दोस्तों आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। पहले हम इनके मतलब समझ लें, कहाँ कब कौन आएगा, किसके साथ आएगा, क्या रिलेशन होता है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम सिर्फ इन दोनों टर्म को पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से आया, कैसे आया, क्या मतलब होता है इन टर्म का। ठीक है। और क्वेश्चन इनके ऊपर कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, पी एंड एल, अब ध्यान रखिएगा जहां भी प्रॉफिट लिखना होगा वहां पे मैं पी लिखूंगा, जहां पे लॉस लिखना होगा वहां पे एल लिखूंगा, और जहां पे डिस्काउंट लिखना होगा वहां पे मैं डी लिखूंगा। तो इनके शॉर्ट फॉर्म आप समझते रहिएगा। मैं एक बार वापस से यहाँ भी लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो उस टर्म को लेकर। ठीक है। तो देखो, जब हम पी एंड एल की बात करते हैं दोस्तों, तो पी एंड एल से पहले एक टर्म आता है। ठीक है ना, वो होता है प्राइस। ठीक है। और प्राइस के यहाँ पे आप 3 डिफरेंट टर्म्स देखेंगे, 3 अलग अलग नाम से आपको प्राइस मिलेगा। एक मिलेगा आपको सेलिंग प्राइस, एक मिलेगा आपको कॉस्ट प्राइस, और एक मिलेगा आपको मार्क प्राइस। ठीक है। तो अभी हम स्टार्टिंग में सिर्फ इन दोनों का चर्चा करेंगे। ठीक है, कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तो अब देखिए, जैसे सपोज करते हैं हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे ये आपने ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट को परचेज करने वाला बंदा, मान लीजिए ये कोई बंदा है जो परचेज कर रहा है। ठीक है। अगर इस बंदे का परचेज करने का जो सेंस है, इसका जो सेंस है, जब ये खरीद रहा है, जब ये इसको परचेज कर रहा है, ठीक है, जब इसको क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, और किस सेंस में कर रहा है कि भैया मुझे इसको क्या करना है, सोल्ड करना है, बेचना है, वो बेचने के पर्पज से अगर उसको खरीद रहा है, तो जो वो अमाउंट पे करेगा दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। ध्यान रखिएगा, परचेज किया है किस सेंस में, सोल्ड करने के सेंस में, बेचने के सेंस में अगर कोई चीज खरीदा जाता है तो भैया वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। और अगर मान लीजिए सामने वाला बंदा, सामने वाला यहाँ का जो बंदा है, अगर वो परचेज करता है, अगर वो परचेज करेगा, ठीक है, वो परचेज करता है, ठीक है, वो परचेज करता है किस सेंस में, कंज्यूम करने के सेंस में, किस सेंस में, कंज्यूम करने के सेंस में, तो इस बंदे के लिए वो क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। अगर हमने बेचने के पर्पज से खरीदा तो सोल्ड प्राइस कहलाएगा, मतलब सॉरी कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। बेचने के पर्पज से खरीदा तो क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस खरीदा कहलाएगा। और अगर हम कंज्यूम करने के पर्पज से खरीद रहते हैं तो जो जो ये बंदा होता है उसके लिए क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। तो यहाँ पे 2 टर्म समझने हैं। अब आपको इतना डीपली नहीं समझना है, मैंने आपको सिर्फ समझा दिया है। इतना डीपली एग्जाम में भी नहीं पूछेगा आपसे। आपको बस इतना समझना है कि कॉस्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को परचेज किया गया है। ठीक है, इसके लिए वर्ड क्या क्या यूज होता है, परचेज यूज होता है, कहीं कहीं आप देखेंगे बोरोड वर्ड भी यूज होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो भैया सेलिंग प्राइस का मतलब होता है सोल्ड प्राइस। जिस प्राइस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को बेचा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोला जाता है। उस ऑब्जेक्ट को जिस प्राइस पे बेचा जाएगा वो प्राइस उसके लिए क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस कहलाएगा। तो ये इनके बेसिक्स हो गए। ठीक है। अब देखिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट या लॉस, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट या लॉस हमेशा उसके कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है, हमेशा उसके कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है। गलती से भी आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि वो सेलिंग प्राइस पे करता है, ऐसा कभी नहीं होता है। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं, समझ जाइए। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक बुक परचेज की है।
आपने कोई एक बुक परचेस किया है, आपके फ्रेंड को इस बुक का रेट नहीं पता है, ठीक है, और उसने इस बुक को किसी बंदे को मान लीजिए 350 रुपए में बेच दिया, ठीक है, इस बुक को उसने सामने वाले किसी तीसरे बंदे को 350 रुपए में बेच दिया। अभी तक उसको लग रहा था कि बुक एक प्रॉफिट रेट पे बेचा गया है क्योंकि उस बंदे को बुक का कॉस्ट प्राइस नहीं पता था। जैसे ही आपने बोला कि भाई बुक तो मेरी 400 की थी और तूने उसको 350 में बेच दिया, तब वो बंदा रियलाइज करेगा कि मुझे लॉस हुआ है कितने का, 50 रुपए का। मुझे लॉस कितने का हुआ है, 50 रुपए का। कब रियलाइज करेगा, जब उस बंदे को उसका कॉस्ट प्राइस पता चलेगा, तब पता करेगा, ठीक है। जब तक आपको उस ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगा, आप कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। अब बच्चे के दिमाग में एक बात आएगा कि सर मान लीजिए मुझे कॉस्ट प्राइस पता है, तो बिना सेलिंग प्राइस के हम प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे क्या? तो भाई मान लो कि तुम्हें कॉस्ट प्राइस पता है किसी भी ऑब्जेक्ट का 500 रुपया। अब बोलोगे सर बिना हेल्प ऑफ सेलिंग प्राइस क्या हम बता सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? कभी नहीं बता सकते। लेकिन तुम खुद सोचो, तुम सेलिंग प्राइस को कंपेयर किससे करोगे? कॉस्ट प्राइस से करोगे। अगर सेलिंग प्राइस 400 रुपया है तो तुम बोलोगे लॉस हुआ है मुझे 100 रुपए का। अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस 550 रुपया, तुम बोलोगे प्रॉफिट हुआ है 550 रुपए का। तो हर कंडीशन में इस अमाउंट को कंपेयर किससे किया जा रहा है? कॉस्ट प्राइस से किया जा रहा है। तो ये बात आप अपने नोट कॉपी में लिख लीजिए कि प्रॉफिट या लॉस किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है, ना कि उसके सेलिंग प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। उसके आगे बढ़िए। अब बात ये आती है कि देखो दो कंडीशन होंगे। पहला कंडीशन ये होगा कि या तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, या तो दूसरा कंडीशन होगा कि सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से। चलो तीसरा केस भी पढ़ लेते हैं कि भाई ऐसा होगा कि सेलिंग प्राइस जो है वो बराबर होगा कॉस्ट प्राइस के। इस तीन के अलावा कोई कंडीशन बनेगा ही नहीं। या तो सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, या तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा होगा, या तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो बरखुरदार, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है तो देयर इज नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। उस कंडीशन में ना ही हमें प्रॉफिट होती है ना ही हमें लॉस होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, उस कंडीशन में हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और जब जिस कंडीशन में आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, उस कंडीशन में क्या होता है? हमें लॉस होता है। यानी कि अब आपको दिमाग में ये बैठाना है कि मान लीजिए कि अगर सीपी का वैल्यू 100 रुपया है और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 120 रुपए है, हम 100 रुपए की चीज अगर 120 रुपए में बेचेंगे, तो हमें समझ में खुद आ रहा है कि अगर हम नॉर्मल बिहेवियर भी चेक करें अपना, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने सामने वाले से 20 रुपया ज्यादा लिया है, मतलब मुझे 20 रुपए का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। वहीं मान लेते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपया है, जबकि आपने उसको बेचा 70 रुपए में है, तो आपको समझ में ये आ रहा है कि भैया मुझे लॉस कितने का हुआ? 30 रुपए का हुआ। तो आप खुद देखो, जब आपको लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, और जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है आपके कॉस्ट प्राइस से। ये बहुत बेसिक चीज है जो आगे चल के आपको दिक्कत करती है, जो आगे चल के डायरेक्टली स्टेटमेंट जब में यूज होता है ना, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहां से आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं। फॉर्मूले समझना है, याद नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मूले समझना है, याद नहीं करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला, अगर मुझे प्रॉफिट निकालना होगा तो प्रॉफिट डिफरेंस, देखो प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये डिफरेंस किसका होगा? या तो सेलिंग प्राइस का। देखो सेलिंग प्राइस को अपन शॉर्ट में एस लिख रहे हैं और कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में हम सी लिख रहे हैं। अभी मुझे पता चला कि भाई प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। तो हमेशा बचपन से सिखाया गया है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाया जाता है। तो मतलब प्रॉफिट बराबर क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वहीं बच्चा अगर लॉस की बात करे तो लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से। तो मतलब लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस माइनस हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमारा लॉस मिलेगा। तो ये पहला और दूसरा दो छोटे छोटे मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए और उसको समझने का तरीका समझा दिया है। तो प्लीज आप रटिएगा मत, ठीक है। रटने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, ठीक है।
अब देखो तीसरा टर्म आएगा आपका प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इसको समझाने से पहले मैं बहुत छोटे से चीजों मतलब बहुत ही छोटी सी चीजों से आपको एग्जांपल देता हूं। आपके स्कूल में आपका रिजल्ट बनता है, आपके स्कूल में आपका रिजल्ट बनता है, ठीक है। अब कोई भी एक बच्चा म्यूट कर लो खुद को और मुझे बताओ कि मान लो कि तुम्हारा हिंदी में मान लो 80 नंबर आया है आउट ऑफ 100 और इंग्लिश में मान लो कि तुम्हारा 90 नंबर आया है आउट ऑफ 100। कोई एक बच्चा अपने आप को म्यूट करो और मुझे बताओ कि इसका परसेंटेज कैसे निकालोगे, कितना परसेंट तुम्हारा स्कोर बना है। सर 80/100 हाँ into 100। भाई दोनों का मिला के। अच्छा दोनों का मिला के सर देन 80 + 90 हाँ by 200 into 100। ओके ठीक है। अब मैं इस कैलकुलेशंस को थोड़ा यहीं पे रोकता हूं, आगे करते रहिए कैलकुलेशन। अगर मैं इस चीज को एग्जैक्टली समझने की कोशिश करूं तो क्या हुआ, ऊपर में वो वैल्यू लिखी गई है जो आपका फेवरेबल डाटा था, यानी कि जो जिस डाटा का आप क्या निकाल रहे हो, परसेंटेज निकाल रहे हो, वो डाटा आपने ऊपर रखा है। आप ये निकाल रहे हो कि आप जो मार्क्स लाए हो कितना परसेंट है, इसलिए अपने मार्क्स को आपने ऊपर रखा है। जिस मार्क्स के आउट ऑफ मतलब जिस मार्क्स के कंपैरिजन में, जिस मार्क की तुलना में आपको स्कोर दिया गया वो नीचे लिखा गया है, और मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए किया गया क्योंकि हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए भाई, परसेंटेज किसका निकाला जा रहा है, प्रॉफिट का, तो पहले प्रॉफिट होगा अपॉन में। अब दो ही प्राइस होता है, या तो सेलिंग प्राइस या तो कॉस्ट प्राइस, या तो सेलिंग प्राइस या तो कॉस्ट प्राइस। तो भाई प्रॉफिट निकाला किसके रिस्पेक्ट में गया था, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, तो P अपॉन सी मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो गया। कभी कभी किसी किसी बुक में आप देखेंगे प्रॉफिट की जगह वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिखा रहता है, अपॉन में सी मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है। हमने पी की वैल्यू आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के फॉर्म में लिखा है, तो ठीक है। वहीं बच्चों अगर हम लॉस परसेंट की बात करें तो सिमिलरली लॉस परसेंट निकाल रहे हैं, मतलब लॉस लिखाएगा, लॉस किसके रिस्पेक्ट में हुआ, तो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में हुआ, मल्टीप्लाई बाई क्या 100, परसेंटेज का साइन लगा लो। अगर आप इसको कॉस्ट और सेलिंग के फॉर्म में लिखोगे तो सी माइनस एस अपॉन में सी मल्टीप्लाई बाई 100। ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूले थे जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया, और मुझे नहीं लगता कि इसमें याद करना कहीं पे है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे दो फॉर्मूले लिखता हूं, जो फॉर्मूला आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, और उस फॉर्मूले को हमें यूज नहीं करना, मैं पहले बता देता हूं, पर लिख देता हूं ताकि आपको दिख जाए कि ये फॉर्मूला था। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। प्रॉफिट आएगा तो प्लस आएगा, लॉस आएगा तो माइनस आएगा, ठीक है। और दूसरा आपने पढ़ा होगा एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन में 100 इंटू सीपी। आप ये फॉर्मूला पढ़ के आए हो, ठीक है। अब ध्यान रखना है ये दोनों फॉर्मूले हम यूज नहीं करेंगे, नहीं करने के पीछे रीजन भी समझा दूंगा मैं, और इसका क्या बेनिफिट है बिना यूज किए सॉल्व करना। अब दोस्तों अगर हम इसका यूज नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो यूज करेंगे। कैसे क्वेश्चंस करेंगे अगर इसके बेस क्वेश्चंस आ गए तो देखिए अभी आपको लिखकर दिखाया था कि प्रॉफिट जो होता है वो सेलिंग माइनस कॉस्ट होता है। अगर बच्चा मैं इसको सेलिंग के फॉर्म में लिखूं तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि सेलिंग जो होता है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। वो क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। ये आपके दिमाग में बात आ गई होगी। अब क्या करना है, इन सब के आगे में परसेंटेज साइन लगा देना है। तो सेलिंग परसेंट इज इक्वल टू कॉस्ट परसेंट प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्लस क्या, प्रॉफिट परसेंट। सेलिंग परसेंट इज इक्वल टू कॉस्ट परसेंट प्लस प्रॉफिट परसेंट। सिमिलरली बच्चा अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस में भी आपने लिखा था कॉस्ट माइनस सेलिंग, यानी कि अगर मैं इसको सेलिंग के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट माइनस लॉस। और अगर मैं परसेंटेज के साथ लिखूं तो लिखूंगा सेलिंग परसेंट इज इक्वल टू कॉस्ट परसेंट माइनस लॉस परसेंट।
बस इनको आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है और उसके ऊपर भी क्वेश्चंस कर लेंगे, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सारी चीजें सेट हो जाएंगी, एकदम परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब देखो इन दोनों कंडीशन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कॉस्ट परसेंट इज ऑलवेज टेकन एज अ 100%, इज ऑलवेज टेकन एज अ 100% बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट आपको कॉस्ट को हमेशा क्या एज्यूम करना है, 100% ही एज्यूम करके चलना है। कॉस्ट प्राइस को आप हमेशा 100% ही एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, अब यहां से एक एग्जांपल लेकर हम अगर ये कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी इंसान, शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कोई भी इंसान है जिसके कॉस्ट प्राइस की कीमत मान लीजिए 1200 रुपए है, कोई भी ऑब्जेक्ट परचेज करता है वो 1200 रुपए का है। ठीक है, अब 1200 हो गया, अब मैं बोलूं कि उस बंदे को प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हुआ है मान लीजिए 20% का, 20% का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो देखो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नो डाउट आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट से चाहें, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके यूज से, बिना फॉर्मूले को यूज किए हम सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। अभी हमने कहा, अभी जस्ट हमने आपको एक वर्ड कहा था कि बेटा ध्यान रखना कि जब भी कॉस्ट प्राइस एज्यूम होगा तो वो 100% एज्यूम होगा इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो भैया इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 100%। और 100% की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी हुई है, 1200। क्योंकि 1200 कॉस्ट प्राइस है तो भैया हम बोल सकते हैं कि 100% किसके बराबर है, 1200 के बराबर है। जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में परसेंटेज को ऐड किया जाता है। अब आप देखो, अगर 100% हमारा कॉस्ट प्राइस है, 20% हमें प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ 100 रख दो, यहाँ 20 रख दो, तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हो जाएगा, 120%। तो दोस्तों यहाँ रख दो 120%। इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 गुना 100 बटा में, सॉरी 120 होगा यहाँ पे, बटा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, मल्टीप्लाई कर लो, 1440, ये आपका आंसर होगा। बिना किसी फॉर्मूला को यूज किए आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल हम यहीं पे चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 850 रुपए है, ठीक है, और उस बंदे को 10% का लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, 10% का, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो देखो अभी मैंने बोला कॉस्ट प्राइस को कितना एज्यूम करना है, 100%। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 850 लिखेंगे। 10% का लॉस हुआ है, अब इस वाले में फॉर्मूला में पुट करो, ये 100 होता है, ये 10 होता है, सॉल्व करो कितना आएगा, 90 आएगा। तो भाई 90% की वैल्यू आपको बतानी है, दैट इज एक्स। तो भैया एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 850 मल्टीप्लाई बाई 90 अपॉन में 100। तो जीरो से जीरो, यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, इसका फाइनल आंसर आप यहाँ लिख लीजिए, 9 पचे 45, 4 8 9 72, 4 76, ये आपका अमाउंट होगा, इतने अमाउंट में बेचा गया होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है, नहीं डाउट है तो थंब का साइन लगाओ फटाफट। चलिए अब इसके आगे देखिए, अब बात आती है कि सर ठीक है आपकी बात हम एग्री कर जाते हैं, वो तो सर हम इससे भी करेंगे तो एक स्टेप में ही बन जाता है, फिर फॉर्मूले को क्यों हटाना, अब फॉर्मूला क्यों हटाना है वो देखिए। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि मान लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 1800 रुपए है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस मान लीजिए क्या है, 1800 है, या कॉस्ट प्राइस की जगह हम उसको सेलिंग प्राइस मान लेते हैं। उस ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस कितना है, 1800 रुपए है। कब है, जब उसको 20% का प्रॉफिट हुआ था, जब दुकानदार को 20% का प्रॉफिट हुआ था उस समय उसका सेलिंग प्राइस 1800 था। अब दुकानदार के मन में लालच आया, अब बोला कि भाई मुझे तो अब 50% का प्रॉफिट करना है, तो बताओ कि मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो बताओ मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा।
अब दोस्तों देखो, अगर तुम फॉर्मूले से जाओगे, अगर तुम फॉर्मूले से सॉल्व करने जाओगे, तो अभी मैंने आपके सामने, मैं वापस से लिख देता हूँ, फॉर्मूला था SP इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई CP, और CP बराबर था 100 इंटू SP अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अब दोस्तों देखो, अगर तुम्हें SP निकालना है, जो कि तुम्हें दिख रहा है SP निकालना है, तो SP निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, 100 चाहिए, चलेगा। प्रॉफिट या लॉस चाहिए, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। फिर आपको क्या चाहिए, CP चाहिए। ठीक है, अब CP तो इस लाइन के लिए है नहीं, इसके CP को निकालने के लिए आप कहां जाओगे, इस वाले लाइन में जाओगे। ठीक है, अब CP निकालने के लिए आपको 100 भी चाहिए, SP भी चाहिए, ये सारे वैल्यूज चाहिए, तो सारे वैल्यू आपको मिल जाएंगे। मतलब अगर हम फॉर्मूले से सॉल्व करें, अगर हम फॉर्मूले से इसको सॉल्व करने जाएंगे, तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे इन क्वेश्चंस का CP, और उस CP को हम इसमें पुट करेंगे, तब जाके हमें मेरा आंसर मिलेगा। लेकिन अगर मैं अपने कॉन्सेप्ट से जाऊं, तो तुम खुद सोचो, 20% प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस 120% होगा। तो 120% की कीमत कितनी, 1800। 120% की कीमत कितनी, 1800। तुम्हें कितना प्रॉफिट करना है, 50%। 50% प्रॉफिट अगर करना है, इसका मतलब कि तुम्हारा प्रॉफिट, सॉरी, सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होगा, 150%। इसकी वैल्यू निकालनी है x। भैया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, x की वैल्यू कितनी, 1800 गुना 150 बटा में 120। जीरो से जीरो कैंसिल, ये 3 से काटोगे तो 4 हो जाएगा, इसको 3 से काटो तो ये 5 हो जाएगा, इसको 4 से काट लो, 4 चौको 16, पंचों को 20, जीरो जीरो, 25, 2 और 22, ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर हम फॉर्मूले से जाते, तो इट विल बी टेक टाइम, नो डाउट, अच्छा खासा टाइम लगता है, क्योंकि दो अलग अलग स्टेप्स आपको सॉल्व करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगा। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं है, तो आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं स्क्रीन पे, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि अगर दुकानदार को 25% का प्रॉफिट हो रहा है, अगर दुकानदार को मान लीजिए 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो सेलिंग प्राइस है आपका, वो है 1250 रुपया। अगर दुकानदार को 35% का प्रॉफिट चाहिए, तो बताइए कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या हो। बहुत सही। देखो, अगर हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 125% बराबर कितना, 1250 दिया है, तो भैया 135% बराबर कितना, मान लीजिए हमने जेड मान लिया, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200, सॉरी 1250 गुना 135 बटा में 125, ये 10 बार में चला जाएगा, आंसर कितना आएगा आपका, 1350। बहुत बहुत अच्छा। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब बच्चा मैं यहीं पे इंट्रोड्यूस करूंगा बहुत वेरिएबल टाइप के क्वेश्चन से, पर उसको आगे करवाने से पहले मैं यहाँ पे आपके साथ इंट्रोड्यूस करूंगा किसको, डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट्स को। अब समझना,
डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को समझना। देखिए, जो अपना डिस्काउंट टर्म है, जो अपना डिस्काउंट टर्म है, इसको समझते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसके वर्ड के समय जनरली दो आपके प्राइस आते हैं। एक आता है आपका एमपी, जिसको हम कहते हैं मार्क प्राइस। ध्यान रखिएगा, मार्क प्राइस का दूसरा नाम टैग्ड प्राइस या लेबल प्राइस भी होता है। इनको इन अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है आपका एसपी, जिसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। जिसको हम कहते हैं क्या, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखो, अब दोस्तों होता क्या है कि जब हम इन दोनों प्राइस की ही सिर्फ बात कर रहे होते हैं तो आपको दो केसेस मिलेंगे। पहला केस मिलेगा जिसमें आपका एमपी एसपी के बराबर होगा, यानी जितना प्रिंट दिया हुआ है उसी प्रिंट पे ऑब्जेक्ट को बेचा जा रहा है। इसका मतलब डिस्काउंट कितना है, जीरो है। उस कंडीशन में डिस्काउंट कितना है, जीरो है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मार्क प्राइस की वैल्यू ज्यादा है आपके सेलिंग प्राइस से, मार्क प्राइस की वैल्यू ज्यादा है आपके सेलिंग प्राइस से, यानी कि डिस्काउंट इज ग्रेटर देन जीरो। डिस्काउंट कुछ ना कुछ तो होगा जो कि जीरो से बड़ा है, ठीक है। तो भाई वो डिस्काउंट होगा कितना, तो वो डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसको भी दोस्तों मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, डिस्काउंट कितना होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सिमिलरली अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना होगा तो ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट परसेंट निकाल रहा है तो पहले डिस्काउंट, डिस्काउंट किस प्राइस के ऊपर में दिया जाता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा मार्क प्राइस के ऊपर में दिया जाता है, ठीक है। मार्क प्राइस के ऊपर में दिया जाएगा, इसलिए अपॉन में मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्या, 100। तो ये आपका होता है डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला, ठीक है। अब बहुत बार बच्चे ये सोचते हैं कि क्या जब हम डिस्काउंट पढ़ेंगे तो कॉस्ट प्राइस नहीं आता है क्या, तो ऐसा नहीं है, कॉस्ट प्राइस भी आता है। और देखा गया है कि तीनों एक साथ आता है। जब तीनों एक साथ आता है तो क्वेश्चन की क्रिटिकल, बोल सकते हैं क्रिटिकल एबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूं कि भाई हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है, मार्क प्राइस भी है, ठीक है, सेलिंग प्राइस भी है, ये सब कुछ है, कॉस्ट प्राइस भी है, मार्क प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस भी है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद तो बच्चे के दिमाग में आएगा तो मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस, ये तो दोनों में से कोई एक ही होगा, और डिस्काउंट भी हो सकता है। तो हाँ सर, ये छह के छह टर्म्स एक साथ हो सकते हैं, छह नहीं बोल सकते, पांच बोल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में से तो कोई एक ही आएगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से रिप्लाई करें कि भाई आपके पास एक है, इसको मैं अल्फाबेटिकल में लिख के रखा हूं, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। एक्चुअल में इनकी सीक्वेंस क्या होती है, एक्चुअल में इनकी सीक्वेंस क्या होती है, पहले कौन आता है, पहले आपका मार्क प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस आता है, फिर सेलिंग प्राइस आता है, या कॉस्ट प्राइस आता है, सेलिंग प्राइस आता है, देन मार्क प्राइस आता है, या जो ऊपर में लिखा है पहले कॉस्ट प्राइस आएगा, फिर मार्क प्राइस आएगा, फिर सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। या तो आप बोल सकते हैं मार्क प्राइस पहले आता है, फिर सेलिंग प्राइस आता है, फिर कॉस्ट प्राइस आता है। आता पहले कौन है, सीएमएस, सीएमएस कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। बहुत अच्छा, देखो इसमें से आप ध्यान रखिएगा, कभी भी जो सीक्वेंस देखा गया है वो आपका सीएमएस का देखा गया है, सीएमएस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, पहले किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस डिसाइड होता है, पहले किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस डिसाइड होता है, कॉस्ट प्राइस डिसाइड होने के बाद उस ऑब्जेक्ट का मार्क प्राइस डिसाइड होता है, और देन उस ऑब्जेक्ट का हम सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मान लीजिए मैंने ये कहा कि उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। अब हमने उसके ऊपर मान लीजिए रेट बढ़ा दिया, 40% रेट बढ़ा दिया, 40% रेट बढ़ा के मार्क प्राइस इंडिकेट किया है, ठीक है। 40% बढ़ाकर मार्क प्राइस इंडिकेट किया है, और दुकानदार के बोलने पे मैंने उसको डिस्काउंट मान लीजिए 20% का दिया है, 20% का डिस्काउंट दिया है।
तो मुझे जल्दी सा बताओ कैलकुलेट करके कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस, और वो कितना परसेंटेज है। थोड़ा सा सोचो, मैं सोचने का टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सोच के बताओ। क्वेश्चन फिर से बोल देता हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था, मार्क प्राइस 40% इंक्रीज करके लिखी गई है, डिस्काउंट 20% का दिया गया है। अब सामने वाले बंदे को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और प्रॉफिट होगा तो कितना परसेंट होगा, लॉस होगा तो कितना परसेंट होगा। कितने परसेंट का होगा प्रॉफिट? 12% का उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए अब देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के कितने तरीके थे, मैं यही बना देता हूं। देखो, अगर मैं इसको चाहता तो पहले वर्बली बनाता। वर्बली कैसे बनाऊंगा, देखो, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, मार्क प्राइस 40% बढ़ा के लिखा गया, मतलब इसका 40%, तो 100 का 40% 40 होगा। 100 में 40 जोड़ दो, मार्क प्राइस कितना हो गया, 140। डिस्काउंट 20% दिया गया है, डिस्काउंट दिया किसके जाता है, मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाता है। तो भाई 140 का 20% कितना होगा, 28। 140 में से 28 माइनस कर दो, आपको 112 मिलेगा। 112 आपको किसके साथ आया, ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ। तो भाई डिफरेंस निकाल लो, 12% वैल्यू होती है। ये एक तरीका हुआ सॉल्व करने का, ठीक है। अगर नॉर्मल वैल्यूज रखी गई हैं तो, जैसे 15%, 18%, 32% ऐसा रहता तो ऐसे नहीं निकलता, ऐसे कैलकुलेशंस बहुत लंबे जाते हैं, और वो डेसिमल में जाता है तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था इफेक्टिव परसेंट का फॉर्मूला, जिसमें मैंने बताया था आपको ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, जो मैं भी लिख रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा। ये जो पोजीशन होता है, ये होता है नेट प्रॉफिट या लॉस का। नेट प्रॉफिट या लॉस का, नेट प्रॉफिट या लॉस कहने का मतलब, जब हम उसके ऊपर डिस्काउंट लगा रहे हैं, एक तो रेट बढ़ाया मतलब मार्क प्राइस डिसाइड किया, और उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया, उसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया, तो उस कंडीशन में जब उसको रिजॉल्व किया जाता है तो जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस आता है वो आपका इफेक्टिव परसेंट का वैल्यू होता है। इन दोनों में से किसी एक को मान लीजिए, मैंने इसको मान लिया इंक्रीज्ड परसेंटेज। इंक्रीज्ड परसेंटेज, इंक्रीज परसेंटेज का मतलब आप दूसरा टर्म समझ सकते हैं, मार्क प्राइस में जो भी वैल्यू इंक्रीज कराई गई है, और दूसरा इसको आप समझ सकते हैं जो डिस्काउंट दिया गया है। अब आप फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू पुट करो, ऑटोमेटिक आएगा। कितना परसेंट इंक्रीज किया गया, 40%, तो पहले यहाँ 40 रख लो। कितना डाउन हुआ, 20%, मतलब -20 कर दो। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 800, प्लस माइनस माइनस अपॉन में 100। इसकी वैल्यू कितनी, 20 माइनस 12, सॉरी -8, मतलब आंसर कितना आया, 12% आएगा। कभी कभी क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जाता है कि भाई मान लीजिए कि हमने 10% प्रॉफिट, देखिए इस क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं, अब तो आपको मैंने लोकेशन बता दिया तो बहुत इजी वे में बता सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ये कहा कि एक शॉपकीपर है जिसने डिस्काउंट दिया 15%, उसके बावजूद उसको प्रॉफिट हो रहा है 12% का। अगर एक बंदे ने डिस्काउंट दिया है 15% का, उसके बावजूद उसे प्रॉफिट हो रहा है 12% का, तो बताएं कि रेट जो मार्क प्राइस कितना परसेंट है, मार्क प्राइस कितना है, बताओ मार्क प्राइस कितना है, यानी कि जो इंक्रीज वैल्यू की गई है वो कितनी होगी। अगर आपका प्रॉफिट 12% है और डिस्काउंट 15% है।
थोड़ा जल्दी बनाए बच्चा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आसानी से बन भी जाएगा। चलो देखो, अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जाए तो कैसे करेंगे। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि एक फॉर्मूला होता है इफेक्टिव परसेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। ठीक है, अब देखो भाई, इफेक्टिव परसेंट मतलब या तो नेट प्रॉफिट या तो लॉस। तो नेट प्रॉफिट की वैल्यू हमें पता है कितना, 12, ये लिख दो। जो वैल्यू बढ़ाई गई है तुम्हें वही निकालना, तो मुझे नहीं पता, मैंने ए मान लिया और उसको प्लस रख दिया। माइनस बी क्यों करेंगे, क्योंकि भैया ये डिस्काउंट है तो -15। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब -15 ए अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। अब बरकुरदार इसको पहले इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 15, और ये कितना हो जाएगा, 100 ए माइनस 15 ए अपॉन में 100। तो भैया इसकी वैल्यू 27, ये हो जाएगा 85 अपॉन में कितना, 100 ए। तो भैया 5 से काटो 17 बार में जाएगा, 5 से काटो 20 बार में जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 27 गुना 20 बटा में 17, 540 बटा में 17। कन्वर्ट कर लो अगर करना चाहो तो। अगर कन्वर्ट करोगे भाई मेरे तो कितना आ जाएगा, 17 या 51, 30। तो 17 दूनी 17 एकम 17 मतलब 13। तो करीबन आपका मान के चलिए ये करीबन आपका जाएगा 7 के आसपास में। सॉरी, यहाँ तो अपन डेसिमल में लिख रहे थे ना, नहीं इस फॉर्म में लिखे ना, इस फॉर्म में तो ये करने की आवश्यकता ही नहीं थी। 2 मिनट, 17, 17 एकम 17 थी 51, 3 जीरो आएगा, 17 एकम 17, तो यहाँ 13 बचेगा आपका। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके स्क्रीन पे, आप उसको सॉल्व करके मुझे बताएं कि उसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन को समझ सके कि एग्जाम में आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए, अ क्वेश्चन है, अ ट्रेडर हु मार्क्स his goods up to 50% offered a discount offered a discount of 20%. What percent profit the trader makes after offering the payment? तो क्वेश्चन में समझा देता हूं। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कोई भी एक ट्रेडर है जिसने गुड्स के ऊपर में मतलब सामान के ऊपर में 50% ज्यादा रेट ऑफर किया है, बढ़ाकर लिखा है, और उसने सामने वाले को 20% का डिस्काउंट दिया। तो बताओ कि दुकानदार को कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन लिख देता हूं, 30%, 70%, 20%, 50%। सॉल्व कीजिए। 29%। ऑप्शन ही नहीं है बेटा, तो 29% आंसर कहां से आ गया तुम्हारा। इस प्रिया क्रॉस चेक करो आंसर को अपने।
20%, बहुत सही। देखो देखो अगर इस क्वेश्चन को बनाया, सिंपल सा क्वेश्चन था, बेमतलब आप लोग परेशान हो जाते। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। 50% इंक्रीज किया गया तो मतलब 50 लिख लो पहले। डिस्काउंट कितने का हुआ, 20 का, -20 लिख लो, क्योंकि तुम्हें नेट निकालना है तो 50% की वैल्यू निकालनी है। माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब 1000 बटा कितना, 100। तो भैया यहां से डबल जीरो, इनकी वैल्यू 30, उसकी वैल्यू 10, मतलब आंसर होगा 20। 20% का हमें प्रॉफिट हुआ होगा। और तुम बहुत जल्दी में रहोगे, बहुत होशियार हो, अच्छा कैलकुलेशन है, तो वैसे भी कर सकते थे कि भैया 100 रुपया था, 50% बढ़ा मतलब 150 हो गया, 150 का आप 20% निकाल लो। तो 150 का 20% निकालोगे 30 आता है, इसमें से 30 माइनस कर दो मतलब 120। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 20% का आ रहा है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको समझाऊंगा कुछ नहीं, मैं बस आपके लॉजिक्स चेक करना चाहता हूं कि आपका दिमाग कितना चल रहा है अभी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को समझना अच्छे से और करना। क्वेश्चन लिखा हुआ है, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सीपी ऑफ एन आर्टिकल, the percent of profit when calculated on selling price। चलो बनाओ जरा, ऑप्शंस में बता देता हूं। पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 33 होल 1/3%, तीसरा ऑप्शन है 66 होल 2/3%, और चौथा ऑप्शन है नन। बनाए। बी, बी इज 33 होल 1/3%। भैया एक बार क्रॉस चेक करो अच्छे से। अच्छे से क्रॉस चेक करो कि क्वेश्चन शायद गलत समझ रहे हो क्या। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा वर्ड चेंज किया है और उसे समझना चाहिए आपको। सी। चलो भाई, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, देखो 20%, चलिए देखिए थोड़ा सा बाहर मौसम से निकलो, काफी अंदर में हो, लगता है फॉग वगैरह है तुम लोग जहां पे हो, दिमाग काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा समझो। क्वेश्चन बोला है कि देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। किसी भी आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के ऊपर में उस बंदे को 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू अगर 100 एज्यूम की जाए तो भैया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120%। क्यों होगा, क्योंकि भैया उसने बोला है कि प्रॉफिट हमारा 20% है। ठीक है, कुछ ऐसा हमने लिख लिया। ठीक है, अब बोल रहा है आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लेकिन किसके बिहाफ में निकालना है, एसपी के बिहाफ में। ध्यान रखिएगा ये कंडीशनल क्वेश्चन होता है। अगर आपको उसको एसपी के बिहाफ में निकालना होगा तो क्लियरली मेंशन करके देगा कि उसके बिहाफ में निकालो। तो ये आपका एक कंडीशनल क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको अपॉन में यहां पे एसपी रखना है। तो भाई मेरे प्रॉफिट परसेंट का एक्चुअल फॉर्मूला पी अपॉन सीपी होता है, लेकिन यहां पे एस रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि हमें कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालना है। मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट कितना 20, सेलिंग प्राइस कितना 120, मल्टीप्लाई बाय 100, 6 टाइम्स में कट 50 अपॉन 3, कन्वर्ट कर लो 16 होल 2/3%, यानी अगर डेसिमल में लिखोगे तो 16.33, सॉरी 16.67%। तो भैया इसका आंसर आपका नन होगा। थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आएगा।
क्वेश्चन हड़बड़ा कर पढ़ोगे बहुत कंफ्यूजन होगा, हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अच्छा एक बेसिक सा चीज है वो मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता भी हो कि कॉस्ट प्राइस में अगर मान लीजिए आपने कोई भी चीज सेकंड हैंड परचेज किया है, अगर आप कोई भी चीज सेकंड हैंड परचेज कर रहे हो और उसमें अगर आप कोई भी मेंटेनेंस लगा रहे हो या ट्रांसपोर्टेशन लगा रहे हो या रिपेयरिंग में कोई कॉस्टिंग लगा रहे हो, तो ध्यान रखना वो सारा अमाउंट जुड़ के फाइनल कॉस्ट प्राइस बनता है, ठीक है। वो सारा अमाउंट जुड़ के फाइनल कॉस्ट प्राइस बनेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, कभी भी गलती से स्किप मत कर दीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके स्क्रीन पे, आप उसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है बेटा, अ रिटेलर buys a sewing machine at a discount of 15% and sells it for rupees 1955. Thus he makes a profit of 15%. Full stop. The discount is, ऑप्शन है 270, 290, 300 और 310। चलिए बनाए। एक हिंट्स दे देता हूं आपको, ठीक है। एक हिंट्स मैं आपको दे देता हूं, आप चाहें तो मार्क प्राइस को भी टारगेट करके बना सकते हैं, आप चाहें तो कॉस्ट प्राइस को भी टारगेट करके बना सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू कि आप किस अकॉर्डिंग बनाना चाहेंगे।
डू फास्ट गाइज। लास्ट 1 मिनट, पूरा जल्दी बनाए। चलो देखो, इस क्वेश्चन में क्या क्या हिडन है वो समझना जरूरी है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक कोई रिटेलर है, ठीक है ना, उसने कोई स्विंग मशीन खरीदी, बाइज स्विंग मशीन एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। उसने 15% डिस्काउंट पे कोई स्विंग मशीन को खरीदा और उसको 1955 में जब बेचा तो उसको 15% का प्रॉफिट हुआ। तो बताओ कि उस बंदे का डिस्काउंट वैल्यू कितना था, उसका जो 15% डिस्काउंट था उसकी कीमत कितनी थी। ठीक है, अब बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे बनेगा। आपको जब आपको समझ नहीं आए, ठीक है, कि हमें किसको कंसीडर करना चाहिए, तो देखो जनरली क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब सीपी और एसपी होता है तो सीपी को 100 एज्यूम किया जाता है। जब एमपी एसपी होता है तो एमपी को 100 कंसीडर किया जाता है। और जब सीपी एमपी और एसपी तीनों होता है तो सीपी को 100 एज्यूम किया जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर हम सीपी को 100 एज्यूम करने जाएंगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजेबल होगा, कि किस अमाउंट से 15% डिस्काउंट दिया अपन को ये नहीं पता। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, कि हम मार्क प्राइस को 100% एज्यूम कर लेते हैं। हम मार्क प्राइस को 100% एज्यूम कर लेते हैं कि भैया मार्क प्राइस अपना कितना है, 100%। मार्क प्राइस कितना है, 100% है। अच्छा, उसने कितने में खरीदा है, उसने कितने में खरीदा है, 15% डिस्काउंट पे खरीदा है। तो ध्यान रखिएगा, जिस प्राइस पे वो खरीदा है वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा, और कॉस्ट प्राइस उसको 15% डिस्काउंट मिला है तो मार्क प्राइस पे मिला होगा। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 85% उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, समझना क्वेश्चन को। बंदे ने 100 रुपीज में कोई भी चीज खरीदा होगा, मतलब उसका प्राइस होगा, उसको 15% डिस्काउंट दिया गया, तो एमपी का 15% डिस्काउंट माइनस कर दो तो उस बंदे के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा, यानी जितना वो पे कर रहा है वो उस ऑब्जेक्ट का 85% पे किया। ठीक, अब क्वेश्चन ये बोलता है कि जितना में भी वो खरीदा, जब उसने इसको इतने अमाउंट में बेचा है तो उसको 15% का प्रॉफिट हुआ है। उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 15% का प्रॉफिट हुआ है, जब उसको वो क्या कर रहा था, सोल्ड आउट किया है। कितने में, 1955 में जब उसने उसको बेचा है। 1955 में जब उसने उसको बेचा है तो उसको 15% का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों अब आप क्या करोगे कि इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, जितना में वो खरीदा प्लस उसका 15%, तो मतलब 85/100। सॉल्व कर लीजिए, 85 और प्लस 15×5 = 75, 7, 15×8 = 20, 127, 100 से डिवाइड करोगे 9, ये हो जाएगा आपका 97.75%। ठीक है, अब ये अमाउंट किसके बराबर, 977.75 किसके बराबर, ये बराबर हो गया आपके 1955। ठीक है, 1955 के, तो यहां से 100 की वैल्यू निकाल लो। तो 100 की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 1955 अपॉन में 977.75। सॉरी गलत लिख दिया, ये एक ही 197 है, वेट। 97.75, ठीक है, 97.75। तो दोस्तों ये 100 हटेगा, अब डेसिमल हटेगा ऊपर में 100 चला जाएगा।
अब देख लो किससे कौन डिविजिबल हो रहा है, तो भैया ऊपर वाला 5 से डिविजिबल है, तो पहले 5 से कट कर लो। 5 से कट करोगे तो पंते 15, 9 पचे 45 और ये एक आएगा। ठीक है। अच्छा 5 से इसको कट कर लो तो 19 पचे 95, ये 2 7 25 और ये 5 होगा। कुछ समझ में आ रहा है कि ये नंबर इससे डिविजिबल होना चाहिए, अब कितने बार में होगा बस अपन को ये देखना है। तो भैया फटाफट क्यों ना हम इसका टेबल पढ़ ले। 5 9 पचे 45, 4 पंतिया 15 4 19, भैया ये इससे 5 बार में कट रहा और ये इससे 20 बार में कट गया, तो मतलब आपकी x की वैल्यू 2000 आ गई। आपको निकालना कितना था 15%, तो 2000 का 15% 300 होता है, तो आंसर आपका 300 होता है। आप चाहते तो यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाल के आप 15% की वैल्यू निकालते तो भी आपका आंसर 300 आता। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो कोशिश ये करना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मूला बेस्ड पे कीजिए अच्छी बात है, लेकिन जो क्वेश्चन थोड़ा सा हटके पूछता है आप उस पे कीजिए ज्यादा, आपको मजेदार मजा भी आएगा और क्वेश्चन से आपको बनाते बनाते कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होगा। आज हमने सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस है। अब लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी हैव कंसीडर इन अ प्रॉफिट एंड लॉस। वी हैव कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।